तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड में देखा था कि हु यू हाउ ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ टैंग सेक्ट में वापस आ गया था, जिसके बाद वो टीचर टैंग यानी कि इंजरी को हील करने का रहा था। तो अब आगे टैंग सेक्ट के अंदर आज का दिन सबके लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि सालों से जिस चमत्कार का इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार सच होने वाला था। जैसे ही ये खबर फैली कि हु यू हाउ ब्लू सिल्वर एम्परर को लेकर वापस आ गया है, टैंगिया की आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जग उठी। इतने सालों तक दर्द, निराशा और कमजोरी झेलने के बाद आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा पा सकती है। हु यू हाउ को देखते ही टैंगिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके लिए हु यू हाउ सिर्फ एक डिसाइपल नहीं था, बल्कि वो इंसान था जो उसे अंधेरे से बाहर निकालने की आखिरी उम्मीद लेकर आया था। लेकिन हो यू हाउ ने तुरंत विनम्रता से कहा कि अगर टैंगिया और बे ने उसे उस समय अपनाया ना होता तो आज वो कभी इतना पावरफुल नहीं बन पाता। इसी वजह से वो उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता था। अब वक्त आ चुका था असली ट्रीटमेंट शुरू करने का। हो यू हाउ ने तुरंत अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट किया और पूरे टैंग सेक्ट के अंदर ब्लू सिल्वर एम्परर की प्रेजेंस को महसूस कर लिया। दूसरी तरफ बे अपने इमोशंस को मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो टैंगिया के पास आया और उसे धीरे से गले लगा लिया। बाहर से शांत दिखने वाला ये जेंटल सीनियर ब्रदर अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ झेल रहा था, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। उसने सालों तक अपनी प्यारी टैंगिया को इस दशा में देखा था और हर दिन उसके लिए एक सजा की तरह गुजरा था। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। कुछ ही देर बाद ब्लू सिल्वर एम्परर हॉल के अंदर एंटर हुआ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर सीधे टैंगिया पर जाकर रुकी। ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल का एम्परर होने के नाते वो तुरंत समझ गया कि टैंगिया की मार्शल सोल कितनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। उसके लिए ये सब कुछ एक खुली किताब की तरह था। बे और टैंगिया ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ ब्लू सिल्वर एम्परर को प्रणाम किया। हो यू हाउ ने भी सिचुएशन समझाते हुए बताया कि टैंगिया की मार्शल सोल को बचाने के लिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। साथ ही उसने ये भी कहा कि बे ने वाव लिया है कि जब तक कोई सोल बीस्ट उन पर अटैक ना करे तब तक वो किसी भी सोल बीस्ट का शिकार नहीं करेगा। ये बात सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर ने संतुष्टि से सिर हिला दिया। उसने बिना समय बर्बाद किए कहा कि बाकी सब बातें बाद में होंगी, पहले टैंगिया का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगले ही पल ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपना हाथ उठाया। उसकी बॉडी से बनी मोटी वाइन्स हल्की सी हिलने लगी और उनमें से एक क्रिस्टल ब्लू वाइन अलग होकर हवा में तैरती हुई हो यू हाउ के हाथ में आ गई। ये वही चीज थी जिसके लिए टैंग सेक्ट ने इतने सालों तक खोज की थी। उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में अनाउंसमेंट तक कर दिया था और रिवॉर्ड भी रखा था, लेकिन फिर भी ब्लू सिल्वर एम्परर का कोई पता नहीं मिला था। लेकिन आज वो खुद चलकर टैंग सेक्ट आ गया था। हु यू हाउ ने तुरंत सबको मेडिटेशन रूम की तरफ चलने को कहा। टैंग सेक्ट के रियर कोर्टयार्ड में एक शांत मेडिटेशन रूम चुना गया जहाँ ट्रीटमेंट सेफली किया जा सके। अंदर पहुँचने के बाद सबने अपनी पोजीशंस ले ली। बे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए बाहर खड़ा रहा। ब्लू सिल्वर एम्परर साइड में खड़ा होकर पूरी प्रोसेस की देखरेख करने वाला था, जबकि ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी हो यू हाउ के कंधों पर थी। हो यू हाउ ने टैंगिया को शांत रहने और क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठने को कहा। उसने समझाया कि ट्रीटमेंट के दौरान उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना होगा और धीरे धीरे सोल पावर सर्कुलेट करनी होगी। जल्दबाजी करना बहुत खतरनाक हो सकता था। टैंगिया ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल की बेचैनी कोई नहीं समझ सकता था। इतने सालों तक पावरलेस रहने के बाद आज उसके सामने अपनी स्ट्रेंथ दोबारा पाने का मौका था। उसका एक्साइटेड होना स्वाभाविक था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए मेडिटेशन स्टेट में एंटर कर गई। तभी ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपने दोनों हाथ उठाए और टैंगिया के सिर के ऊपर ले आया। अगले ही पल एक कोमल ब्लू लाइट उसके पूरे बॉडी को कवर कर गई। ये सीन देखकर सब हैरान रह गए। इतने सालों में टैंग सेक्ट ने काउंटलेस हीलिंग मेथड्स और सोल स्किल्स यूज किए थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया था। लेकिन इस ब्लू लाइट के अंदर टैंगिया का पूरा बॉडी अजीब तरह से रिलैक्स्ड और पीसफुल लग रहा था। टैंगिया ने आंखें खोलकर ब्लू सिल्वर एम्परर की तरफ देखा और उसे ग्रेटिट्यूड भरी स्माइल दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आ चुका था। हु यू हाउ आगे बढ़ा और उसने ब्लू सिल्वर एम्परर वाइन को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने अपनी मिस्टीरियस हेवन टेक्निक एक्टिवेट की और उसमें प्योर सोल पावर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सोल पावर बढ़ती गई, वाइन से निकलने वाली ब्लू लाइट और भी डैजलिंग होती गई। इसी समय टैंगिया के बॉडी में रिएक्शन शुरू हो गया। उसका शरीर हल्की सी कंपन से भर गया, जैसे उसके अंदर कुछ डॉर्मेंट चीज जागने की कोशिश कर रही हो। कई सालों से सोई हुई उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल जैसे किसी पावरफुल कॉल का जवाब दे रही थी। कैनकुन फॉर्च्यून पिल्स की वजह से उसके बॉडी की लाइफ एनर्जी खत्म होना रुक गया था, लेकिन उसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। लेकिन अब उसे अपने अंदर एक अजीब सी वार्मथ महसूस होने लगी, जैसे किसी सूखे डेजर्ट में पहली बार बारिश की बूंदें गिर रही हों। हो यू हाउ ने सोल पावर और बढ़ा दी। अचानक एक जोर की पॉपिंग साउंड हुई। ब्लू सिल्वर एम्परर फट गई, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। वो हजारों और लाखों ब्लू पार्टिकल्स में बदल गई, जो हवा में चमकते हुए तैरने लगे। अब हो यू हाउ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल एबिलिटी सामने आई। उसने अपनी प्रिसाइज सोल पावर कंट्रोल से उन पार्टिकल्स को हवा में इवनली स्प्रेड कर दिया। अगले ही पल वो ब्लू पार्टिकल्स टैंगिया के पोर्स और सांसों के जरिए उसके बॉडी के अंदर एंटर होने लगे। टैंगिया का पूरा
पूरा शरीर ब्लू ग्लो से चमकने लगा। उसकी स्किन पर एक डिवाइन ऑरा उभर आया। उसका बॉडी लगातार रिएक्ट कर रहा था और उसकी डॉर्मेंट मार्शल सोल धीरे धीरे रिवाइव होने लगी। ये देखकर हो यूहाओ ने चैन की सांस ली। अब तक सब कुछ परफेक्टली प्लान के मुताबिक चल रहा था। ब्लू सिल्वर एम्परर की ऑरा ने टांगिया की वीक और डैमेज्ड मार्शल सोल को सक्सेसफुली अवेकन कर दिया था। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो सिर्फ उसकी मार्शल सोल ही नहीं बल्कि उसकी पुरानी कल्टिवेशन, एबिलिटीज और फ्यूचर पोटेंशियल भी वापस लौट आएगा। टांगिया की बॉडी के अंदर चल रहा सबसे बड़ा स्ट्रगल अब अपने फाइनल मोमेंट पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने अपनी इनर एनर्जी को गाइड करने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर सोई हुई पावर धीरे धीरे जग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मिस्टीरियस एनर्जी उसकी मार्शल सोल को अवेकन करने की कोशिश कर रही थी वो काफी वीक थी। टांगिया उस एनर्जी को फील तो कर पा रही थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी पावर को पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से टांगिया के दिल में पैनिक भरने लगा। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर ये अटेम्प्ट फेल हो गया तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। जैसे जैसे उसका पैनिक बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका कंट्रोल कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे वो अपनी ही एनर्जी के टच से दूर होने लगी। इसका सीधा असर ब्लू सिल्वर एम्परर की पावर पर पड़ा। जो एनर्जी अब तक उसकी मदद कर रही थी वो भी अनस्टेबल होने लगी। टांगिया के मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा वो घबराती गई उतना ही ज्यादा ब्लू सिल्वर एम्परर की एनर्जी केओटिक होती गई। दूसरी तरफ हो यूहाओ भी सब कुछ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से देख रहा था। जब उसने टांगिया के एनर्जी फ्लो को बिखरते हुए देखा तो उसका चेहरा भी सीरियस हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। ये बैटल सोल पावर की नहीं थी, ये बैटल उसके मार्शल सोल और उसके ब्लड लाइन के बीच थी, और इस बैटलफील्ड पर टांगिया को अकेला ही लड़ना था। तभी अचानक एक शॉकिंग सीन सामने आया। टांगिया के पीछे एक ब्लू फैंटम फिगर दिखाई दी। उस फिगर ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अगले ही सेकंड काउंटलेस ब्लू सिल्वर वाइन्स उसके आसपास घूमने लगी। वो वाइन्स टांगिया के पूरे शरीर के चारों तरफ लपेट गईं। एक डैज़लिंग ब्लू लाइट पूरे एरिया में फैल गई, साथ ही एक पावरफुल ऑरा फूट निकला। लेकिन ये सोल पावर का ऑरा नहीं था, ये था ब्लड लाइन ऑरा, ब्लू सिल्वर एम्परर का असली ऑरा। उस मोमेंट पर टांगिया का शरीर जोर से कांपा। सबको लगा कि शायद सिचुएशन और भी डेंजरस हो गई है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर स्टेबल हो गया। उसकी डैंटियन से एक छोटी सी ब्लू लाइट निकली जो धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलने लगी। ब्लू सिल्वर एम्परर की वाइन्स उसके शरीर के आसपास एक प्रोटेक्टिव ककून की तरह चमक रही थी। ये सीन इतना मिस्टीरियस और मैजेस्टिक था कि सब लोग कुछ सेकंड्स के लिए उसे देखते ही रह गए। हो यूहाओ ने तुरंत बेबे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भर चुकी थी। बेबे भी उसे वही होपफुल नजरों से देख रहा था। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, क्या ये सक्सेसफुल हो गया? और जवाब बहुत जल्दी मिल गया। टांगिया की ब्रीदिंग धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। उसका बॉडी अब नहीं कांप रहा था। उसके अंदर सोल पावर का फ्लो वापस नॉर्मल होने लगा। ये देखकर हो यूहाओ के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर ब्लू सिल्वर एम्परर ने इंटरवेंशन किया था और टांगिया को फेलियर के किनारे से वापस खींच लिया था। कुछ देर बाद ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपनी वाइन्स वापस खींच ली और हो यूहाओ की तरफ लौट गया। फिर उसकी आवाज हो यूहाओ के माइंड में गूंजी। उसकी मार्शल सोल पूरी तरह अवेकन हो चुकी है। ये सबसे प्योर ब्लू सिल्वर ग्रास ब्लड लाइन्स में से एक है जो मैंने कभी देखी है। इसके अंदर असली रॉयल ब्लड लाइन भी मौजूद है। ब्लू सिल्वर एम्परर की आवाज में सैटिस्फैक्शन साफ महसूस हो रही थी। थैंक यू हो यूहाओ, तुमने मेरे लिए एक परफेक्ट होस्ट ढूंढा है। अगर मैं उसके साथ मर्ज होकर उसकी स्पिरिट बन जाऊं तो हम दोनों एक एक्सीलेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करेंगे। ये सुनकर हो यूहाओ और बेबे ने एक साथ रिस्पेक्ट के साथ सिर झुका दिया। अगर ब्लू सिल्वर एम्परर लास्ट मोमेंट पर हेल्प ना करता तो आज टांगिया की कंडीशन बहुत डेंजरस हो सकती थी। अब टांगिया के शरीर से सोल पावर के फ्लक्चुएशंस लगातार निकल रहे थे। हालांकि उसकी कल्टीवेशन अभी भी ज्यादा हाई नहीं थी और उसकी करंट स्ट्रेंथ सिर्फ सोल स्कॉलर लेवल के आसपास थी, लेकिन सबको पता था कि ये बस शुरुआत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसकी कल्टीवेशन रिकवरी का प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो चुका था। हो यूहाओ ने सिचुएशन को देखकर कहा, टीचर शाया को अब काफी टाइम तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करनी होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब वो बाहर निकलेंगी तो उनकी लॉस सोल पावर पूरी तरह रिकवर हो चुकी होगी। बेबे ने भी अग्री करते हुए सिर हिला दिया। अब जब टांगिया रिकवरी के रास्ते पर चल पड़ी थी तो उसके दिल की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई थी और इसी वजह से उसका वॉरियर स्पिरिट दोबारा जाग उठा। वॉर अभी भी चल रहा था। स्टारलो एम्पायर को अभी भी सपोर्ट की जरूरत थी। बेबे ने तुरंत डिसीजन ले लिया, मैं खुद स्टारलो एम्पायर जाऊंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। हो यूहाओ ने भी उसकी बात मान ली। दोनों ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए प्रेपरेशन शुरू कर दी। हो यूहाओ ने स्पीड से रिकमेंडेशन लिखा, जबकि बेबे ने जैन नानन और श्याओ श्याओ को टांगिया की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। सब इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करने के बाद बेबे बिना रेस्ट किए तुरंत स्टारलो एम्पायर के लिए रवाना हो गया। उसके जाते ही हो यूहाओ ने भी अपना अगला टारगेट डिसाइड कर लिया। उसे क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंसान से मिलना था और वो इंसान था सोल टूल हॉल का जीनियस रिसर्चर श्वानजीवन। कुछ ही देर बाद हो यूहाओ सोल टूल हॉल पहुंच गया और सीधा श्वानजीवन की लेबोरेटरी के सामने खड़ा था। उसने मेटल डोर पर 2 बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये सीन उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था,
इसलिए बिना सरप्राइज हुए उसने डोर खोला और चुपचाप अंदर एंटर कर गया। जैसे उसने सोचा था, श्वानजीवन अपने एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह डूबा हुआ था। वो एक एडवांस सोल टूल बनाने में इतना बिजी था कि उसने ये तक नहीं देखा कि रूम में कौन आया है। हुओ यूहाओ धीरे से मुस्कुराया और बोला, टीचर श्वान, मैं वापस आ गया हूँ। टैंक सेक्ट के सीक्रेट एरिया में आते ही हो यूहाओ सीधा श्वानजीवन की लेबोरेटरी में पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका टीचर उसके लिए पहले से ही एक बड़ी कंप्लेंट लेकर बैठा होगा। श्वानजीवन ने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा और बिना किसी रोक के सीधा मुद्दे पर आ गया। उसने कहा कि उसे पता चला है हो यूहाओ ने बैटल के दौरान टैंक सेक्ट के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स का लगभग 60% स्टॉक उड़ा दिया था। ये सुनकर हो यूहाओ जोर से खांसने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी सीक्रेट बात टीचर तक कैसे पहुंच गई। मजबूरन उसने मान लिया कि ये सच था, लेकिन उसने मजाक में कहा कि शायद उसके सेकंड सीनियर ब्रदर ने उसे बिट्रे कर दिया है। हालांकि श्वानजीवन इस बात पर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुआ। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं थी कि शेल्स किसने यूज किए, बल्कि ये थे कि उनका एक्चुअल इफेक्ट क्या निकला। टीचर ने शांत आवाज में कहा कि सोल टूल्स का पर्पस ही बैटलफील्ड में यूज होना है, इसलिए किसी ने किसी को बिट्रे नहीं किया। लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि हो यूहाओ ने 10,000 से भी ज्यादा कैनन शेल्स इतनी आसानी से उड़ा दिए। श्वानजीवन के हिसाब से ये बहुत बड़ी वेस्ट थी। उसने गुस्से से कहा कि अगर टारगेट इतना पावरफुल डिफेंसिव बैरियर था जिसे वैसे भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था, तो असली शेल्स के बीच कुछ फेक शेल्स मिक्स करने चाहिए थे। इससे एनिमी को कंफ्यूज भी किया जा सकता था और रिसोर्सेज भी बच जाते। हो यूहाओ ने शर्मिंदगी के साथ अपनी गलती मान ली। उसने कहा कि उस वक्त बैटलफील्ड की सिचुएशन बहुत टेंस थी और उसने इतनी गहराई से नहीं सोचा था। लेकिन श्वानजीवन का फोकस कुछ और ही था। उसने कहा कि इस इंसिडेंट ने एक इंपॉर्टेंट वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। 10,000 से ज्यादा शेल्स फायर करने के बाद भी एनिमी डिफेंसिव सोल टूल्स सिर्फ एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे। अगर इतनी हैवी बॉम्बार्डमेंट के बाद भी बैरियर्स ओवरहीट नहीं हुए, तो इसका मतलब था कि उनके स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स में अभी भी पावर की कमी है। ये बात सुनकर हो यूहाओ भी सीरियस हो गया। तब श्वानजीवन ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उसने हाल ही में कैनन शेल टेक्नोलॉजी में कुछ नए मॉडिफिकेशंस किए हैं और अब फ्यूचर में सभी शेल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। हो यूहाओ तुरंत इंटरेस्टेड हो गया और पूछा कि ये कैटेगरीज किस तरह की होंगी। श्वानजीवन ने समझाया कि पुराने शेल्स मेनली लार्ज स्केल एक्सप्लोजन्स के लिए डिजाइन किए जाते थे। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ब्लास्ट, हीट और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना था। इसी वजह से दुनिया भर के डिफेंसिव बैरियर्स भी स्पेसिफिकली एक्सप्लोजन और टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए इवॉल्व हो गए थे। लेकिन बैटलफील्ड रिपोर्ट ने उसकी सोच बदल दी थी। खासकर ताया नाम की क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल ने उसे बहुत इंप्रेस किया था। ये वही टेरिफाइंग शेल था जिसने सन मून एम्पायर पैलेस के पावरफुल डिफेंस को पियर्स कर दिया था। ताया की सक्सेस देखने के बाद श्वानजीवन ने डिसाइड किया कि फ्यूचर का फोकस सिर्फ एक्सप्लोजन्स पर नहीं बल्कि पेनिट्रेशन पावर पर होगा। उसने गल्फ के साथ बताया कि उसने एक नया वेपन क्रिएट किया है जिसका नाम है क्लस्टर्ड पियर्सिंग शेल। ये शेल बनाने में नॉर्मल शेल्स के मुकाबले लगभग दुगना खर्चा आता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेयर मेटल्स यूज होते थे, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी भी उतनी ही टेरिफाइंग थी। श्वानजीवन ने कहा कि उसने पहला बैच ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके रख दिया है। अगर हुओ यूहाओ फ्यूचर में किसी ऑपरेशन पर जाता है तो वो इन नए शेल्स को अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन हुओ यूहाओ ने सिर हिला दिया। उसने बताया कि करंट सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और शायद कुछ समय तक कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए उसने कुछ नए प्लान्स बना लिए हैं। जैसे ही हुओ यूहाओ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करने लगा, श्वानजीवन ने उसे रोक दिया। उसने साफ कह दिया कि उसे पॉलिटिक्स, वॉर्स और दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक टैंक सेक्ट एग्जिस्ट करता रहेगा, वो यहीं रहेगा और अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेगा। उसके लिए सिर्फ सोल टूल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट था। फिर उसने हुओ यूहाओ की तरफ देखकर कहा कि अब वो ऑफिशियली क्लास 9 सोल इंजीनियर बन चुका है। इस स्टेज पर उसके पास सिखाने के लिए कुछ खास नहीं बचा। अब आगे हुओ यूहाओ कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, ये सिर्फ उसकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। बाद में श्वानजीवन ने एक और शॉकिंग टॉपिक छेड़ दिया। उसने सन मून एम्पायर में चल रही ह्यूमन शेप्ड सोल टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था। बहुत लोग इसे फ्यूचर का अल्टीमेट वेपन मान रहे थे, लेकिन श्वानजीवन इस बात से अग्री नहीं करता था। उसने कहा कि करंट सोल टूल टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि बिना डेंजरस साइड इफेक्ट्स के एक परफेक्ट ह्यूमन शेप्ड सोल टूल क्रिएट किया जा सके। यहाँ तक कि उसके टीचर भी शायद इस चैलेंज को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। टीचर का नाम सुनते ही हुओ यूहाओ हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा कि ये टीचर कौन है। तब श्वानजीवन ने उसे ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर हुओ यूहाओ की आंखें फट गईं। उसने कहा कि उसके टीचर का नाम कॉन्ग डेमिंग है, वही लेजेंडरी हॉल मास्टर जो सन मून एम्पायर के हॉल ऑफ कॉन्सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, वही सुप्रीम एग्जिस्टेंस जिसे पूरे एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंजीनियर माना जाता है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वही हुओ यूहाओ के ग्रैंड मास्टर
मास्टर भी थे। हुआ यूहाओ कुछ पल के लिए बिल्कुल स्टन रह गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके टीचर का बैकग्राउंड इतना टेरिफाइंग होगा। श्वेनजीवन ने उसकी एक्सप्रेशन देखकर उसे डांटा और कहा कि अगर वो थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज करता तो ये बात पहले ही समझ जाता। आखिर इस जवान क्लास 9 सोल इंजीनियर को वर्चुअस हॉल का लीड रिसर्चर बना दिया गया था। अगर उसके पीछे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट ना होता तो ये कभी पॉसिबल नहीं था। श्वेनजीवन ने बताया कि सनमून एम्पायर के लगभग आधे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने किसी न किसी रूप में कॉन्ग डेमिंग से गाइडेंस ली है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग थी कि श्वेनजीवन खुद भी उसकी लिमिट्स नहीं जानता था। उसके हिसाब से कॉन्ग डेमिंग किसी अल्टीमेट डोलुओ से कम नहीं था और शायद क्राउन प्रिंस शू टेरांग के एम्परर बनने के पीछे भी उसका सपोर्ट था। ये सब सुनकर हुआ यूहाओ के दिल में भारी बना गया, क्योंकि चाहे कॉन्ग डेमिंग इसका ग्रैंड मास्टर ही क्यों ना हो, सच ये था कि वो एनिमी कैंप का सबसे डेंजरस पावर हाउस था। आखिर में हुआ यूहाओ ने टीचर को अलविदा कहा और उनसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को कहा। श्वेनजीवन ने हमेशा की तरह रूड अंदाज में उसे भगा दिया और मजाक में शिकायत करने लगा कि टैंक सेक्ट ने उसकी लेबोरेटरी को एक वर्कशॉप बना दिया है और उसे एक ऑप्रेस्ड वर्कर की तरह काम करवाया जा रहा है। हुआ यूहाओ बस मुस्कुराया। उसे अच्छी तरह पता था कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान श्वेनजीवन को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेबोरेटरी से निकलने के बाद हुआ यूहाओ सीधा अपनी प्राइवेट लेबोरेटरी में गया। उसने हैवी मेटल डोर बंद किया, सिक्योरिटी लॉक्स एक्टिवेट किए और अलार्म सिस्टम चालू कर दिया। अब पूरा एरिया बिल्कुल शांत था। टैंक सेक्ट का ये सबसे सिक्योर प्लेस था और इसी साइलेंट रूम के अंदर हुआ यूहाओ अपनी नेक्स्ट क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू करने वाला था। हुआ यूहाओ अपनी प्राइवेट लैब के अंदर आगे पीछे चल रहा था। बाहर पूरी दुनिया वॉर की तरफ बढ़ रही थी। एम्पायर्स अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, अकेडमीज अपने डिसीजंस ले रही थी। लेकिन इस वक्त हुआ यूहाओ के लिए सबसे बड़ी बैटल किसी बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर चल रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद वो अचानक उस वर्क बेंच पर चढ़ गया जहां वो सोल टूल्स क्रिएट करता था। फिर पैर क्रॉस करके बैठ गया और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने लगा। उसने अपने आप से कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फोर्स करके बदला नहीं जा सकता। श्रेक अकेडमी के एल्डर्स अपनी स्ट्रैटेजी तब तक नहीं बदलेंगे जब तक सिचुएशन खुद उन्हें मजबूर न कर दे। डूलिंग एम्पायर और स्टारलो एम्पायर के लिए भी वो जो कुछ कर सकता था कर चुका था। अब सब कुछ उनके डिसीजंस पर डिपेंड करता था। इसीलिए उसने तय किया कि अब वो बाहरी दुनिया की टेंशन छोड़कर सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा, और वो थी उसकी खुद की स्ट्रेंथ। हुआ यूहाओ जानता था कि कभी कभी एक इंसान की छोटी सी कोशिश भी पूरी बैटल का रिजल्ट बदल सकती है। शायद अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन अगर वो और पावरफुल बन जाए तो फ्यूचर में वो पूरे वॉर का डायरेक्शन ही बदल सकता था। इसी डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्टीवेशन शुरू कर दी। जैसे ही उसका बॉडी रिलैक्स हुआ, उसकी सोल पावर नेचुरली सर्कुलेट करने लगी। इसी वक्त उसके दिमाग में टैंग वूथोंग की बातें घूमने लगी। जब टैंग वूथोंग ने उसे अल्टीमेट सोल्जर होने की बात कही थी, तभी हुआ यूहाओ समझ गया था कि उसका असली मतलब क्या है। काफी समय से उसकी कल्टीवेशन रैंक 89 पर अटकी हुई थी। वो अभी तक टाइटल डोलुओ नहीं बना था। हालांकि उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ पहले ही नॉर्मल टाइटल डोलुओ से कहीं ज्यादा थी, फिर भी एक असली टाइटल डोलुओ बनना कंप्लीटली अलग बात थी। हर सोल मास्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता था। जितना टैलेंटेड सोल मास्टर होता है, ब्रेक थ्रू के बाद उसकी ग्रोथ उतनी ही टेरिफाइंग होती है। और हुआ यूहाओ तो कोई ऑर्डिनरी जीनियस नहीं था। उसके पास पहले से ही एक सोल कोर मौजूद था। एक बार जब वो अपना सेकंड सोल कोर सक्सेसफुली क्रिएट कर लेता, तब उसकी स्ट्रेंथ अल्टीमेट डोलुओ के लेवल से बहुत दूर नहीं रह जाती। इसके बाद उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच जाती। असल में हुआ यूहाओ बहुत समय से अपनी पावर एक्यूमुलेट कर रहा था। जब उसने आइस सी में स्पिरिट आइस की 8th सोल रिंग हासिल की थी, तब उसका स्पिरिचुअल सी एक बार फिर इवॉल्व हुआ था। उसकी स्पिरिचुअल पावर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ आई थी। उसके बाद प्लांट्स से जुड़े मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस और टोटलिटी के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ने उसकी फाउंडेशन को और भी मजबूत बना दिया था। अब सिचुएशन ये थी कि सेकंड सोल कोर क्रिएट करने के लिए जरूरी हर कंडीशन उसने पूरी कर ली थी। स्पिरिचुअल कंट्रोल की बात की जाए तो शायद रैंक 98 एक्सपर्ट्स भी उसके सामने फीके पड़ जाते। लेकिन हुआ यूहाओ सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता था, वो इतना पावरफुल बनना चाहता था कि उसकी बात का वेट पूरे कॉन्टिनेंट को हिला सके। वो इतना पावरफुल बनना चाहता था कि बैटलफील्ड पर उसकी प्रेजेंस ही विक्ट्री और डिफीट का फैसला कर सके। इसीलिए उसने क्लोज डोर कल्टीवेशन का डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात थी। टैंग वूथोंग के हिसाब से हुआ यूहाओ को रेजोनेंस मेथड यूज करके अपना सेकंड सोल कोर क्रिएट करना चाहिए था। ये सेफेस्ट और सबसे कॉमन बात माना जाता था। लेकिन हुआ यूहाओ का सोचना कुछ और ही था। उसका टारगेट सिर्फ ऑर्डिनरी अल्टीमेट डोलुओ नहीं था। उसका टारगेट था बीस्ट गॉड दीथियान को सरपास करना। दीथियान सोल बीस्ट वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर था। अगर हुआ यूहाओ फ्यूचर में उसके लेवल तक नहीं पहुंच सका तो वो बैटलफील्ड में अपनी असली वैल्यू कभी प्रूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो दीथियान के पाथ पर चलेगा। नहीं, सिर्फ चलेगा नहीं, उससे भी आगे निकलेगा, उससे भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। ये डिसीजन लेने के बाद हुआ यूहाओ ने अपनी कॉन्शियसनेस को अपने फर्स्ट सोल कोर पर फोकस किया। उसके फोरहेड के पास मौजूद सोल कोर अब उसकी पूरी पावर का सेंटर बन चुका था। उसकी स्पिरिचुअल पावर एक ऑर्बिट की तरह सोल कोर के आसपास घूम रही थी। उसके बाहर एक और ऑर्बिट में सोल पावर सर्कुलेट कर रही थी। अगर कोई उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर झांक पाता तो उसे सेंटर में एक जाइगेंटिक डायमंड शेप सन नजर आता। ये सन ही हुआ यूहाओ का सोल कोर था। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी कंडेंस हो चुकी थी कि वो ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में बदल गई थी, लेकिन फिर भी वो सोल कोर के अराउंड लगातार सर्कुलेट कर रही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आ चुका था, सेकंड सोल कोर क्रिएट करने का मोमेंट।
एल्डर ख्वान के मुताबिक सेकंड सोल कोर बनाना पहले सोल कोर के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होना चाहिए था, क्योंकि इस बार सोल कोर डायरेक्टली डांथियन के अंदर क्रिएट होना था, जहां सोल पावर नेचुरली स्टोर होती है। लेकिन हुआ युहाओ ने कल्टीवेशन के दौरान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नोटिस किया था। सिर्फ आसान होना जरूरी नहीं था, फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसी वजह से उसने एक शॉकिंग कंक्लूजन निकाला। वो रेजोनेंस मेथड यूज नहीं करेगा। उसका चॉइस था यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड। इस मेथड का प्रिंसिपल सिंपल था, लेकिन उसका इफेक्ट हेवन डिफाइंड था। जब दो सोल कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं, तब वो एक दूसरे की पावर को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल गियर्स की तरह, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमकर मशीन को चलाते हैं। अगर हुआ युहाओ अपना सेकंड सोल कोर डांथियन में क्रिएट कर लेता, तो उसका फर्स्ट सोल कोर फोरहेड में और सेकंड सोल कोर डांथियन में होता। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करते। स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर उनके बीच एक एंडलेस साइकिल क्रिएट करती। ये कल्टीवेशन स्पीड को अनइमेजिनेबल लेवल तक ले जा सकता था। लेकिन इसी वक्त एक और प्रॉब्लम सामने आई। अगर फ्यूचर में हुआ युहाओ रैंक 98 तक पहुंच गया, तो तब उसे रैंक 99 अल्टीमेट डोलुओ बनने के लिए थर्ड सोल कोर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फोरहेड और डांथियन के बीच का पूरा रूट पहले ही 2 सोल कोर्स ऑक्यूपाई कर चुके होंगे, तो फिर थर्ड सोल कोर कहाँ क्रिएट किया जाएगा? ये सवाल इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ उसके फ्यूचर कल्टीवेशन को नहीं, बल्कि उसके अल्टीमेट डोलुओ बनने के चांस को भी डिसाइड करने वाला था। हुआ युहाओ अब एक ऐसे डिसीजन के सामने खड़ा था जो उसके पूरे फ्यूचर को डिफाइन करने वाला था। सोल कोर बनाना किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस सोल कोर को किस जगह पर क्रिएट किया जाए। इंसान के बॉडी में सिर्फ 3 जगह ऐसी होती हैं जहां सोल कोर बनाया जा सकता है। पहला फोरहेड के बीच वाला एरिया, दूसरा चेस्ट और तीसरा दांटियन। लेकिन इन 3 पोजीशंस के साथ एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी जुड़ी हुई थी। अगर हुआ युहाओ अपना सेकंड सोल कोर दांटियन में बनाता, तो फ्यूचर में चेस्ट के अंदर थर्ड सोल कोर क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। और अगर कभी वो दोनों सोल कोर्स के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करता, तो वो सीधा सुसाइड के बराबर होता। इसका मतलब साफ था, अगर उसने गलत चॉइस कर ली तो उसका फ्यूचर वहीं खत्म हो सकता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हुआ युहाओ दांटियन में सेकंड सोल कोर बना लेता, तो वो कभी भी एक ट्रू अल्टीमेट डोलुओ नहीं बन पाता। और अगर वो अल्टीमेट डोलुओ नहीं बन पाता, तो फ्यूचर में इमोशन गॉड की गॉडली सीट इनहेरिट करने का उसका सपना भी हमेशा के लिए टूट जाता। इसी वजह से हुआ युहाओ ने बहुत पहले ही अपना डिसीजन ले लिया था। उसने सिर्फ यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड को चूज नहीं किया था, बल्कि उसने डिसाइड कर लिया था कि उसका सेकंड सोल कोर चेस्ट के अंदर क्रिएट होगा। इस तरह फ्यूचर में उसके पास दांटियन में थर्ड सोल कोर बनाने का मौका बचा रहेगा। जब थर्ड सोल कोर क्रिएट होगा, तब उसे सिर्फ चेस्ट वाले सोल कोर का प्रेशर फेस करना पड़ेगा। डिसीजन लेने के बाद हुआ युहाओ ने तुरंत अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आइस एम्प्रेस से कॉन्टैक्ट किया। आइस एम्प्रेस, क्या आप वहाँ हैं? कुछ ही पल बाद आइस एम्प्रेस की आवाज़ गूंजी। हाँ, क्या बात है? हुआ युहाओ ने बिना देरी किए अपना प्लान बता दिया। उसने कहा कि वो अब सेकंड सोल कोर क्रिएट करने वाला है और टाइटल डोलुओ रियल्म के लिए ब्रीड थ्रू करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोसेस में वो यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करेगा। और क्योंकि आइस एम्प्रेस की आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन टॉर्सो बोन उसके चेस्ट एरिया में मौजूद थी, इसीलिए उसे आइस एम्प्रेस की हेल्प की जरूरत थी। उसका प्लान बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन असल में बहुत टेरिफाइंग था। वो अपनी अल्टीमेट आइस सोल पावर को सेकंड सोल कोर की मेन एनर्जी बनाना चाहता था। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता, तो उसका पहला सोल कोर स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करता और दूसरा सोल कोर्स सोल पावर को। दोनों सोल कोर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते और सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर के बीच परफेक्ट फ्यूजन क्रिएट कर देते। इसका मतलब था कि फ्यूचर में हुआ युहाओ के हर सोल स्किल और हर एबिलिटी में स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर दोनों की स्ट्रेंथ एक साथ फ्यूज्ड होगी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। आइस एम्प्रेस उसकी बात सुनने के बाद कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितना डेंजरस रास्ता चुन रहे हो? लेकिन हुआ युहाओ की आंखों में हेजिटेशन का नाम नहीं था। उसने सीधा जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि ये कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए, मैं इस बात पर चलने वाला हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? आइस एम्प्रेस ने हल्का सा हंसी के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच कहूँ तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम जिस बात को चूज कर रहे हो वो अल्टीमेट आइस कल्टीवेटर्स के लिए सबसे एक्सट्रीम कल्टीवेशन पाथ है। शायद पूरे वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स में भी ये सबसे एक्सट्रीम मेथड्स में से एक है, लेकिन ऐसे एक्सट्रीम मेथड्स ही इन्फिनिट पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। ये सुनकर हुआ युहाओ भी सरप्राइज हो गया। उसे लगा था आइस एम्प्रेस उसे मना करेगी, लेकिन वो उसकी तारीफ कर रही थी। तब आइस एम्प्रेस ने एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील किया। सोल बीस्ट वर्ल्ड में बहुत पावरफुल बींग्स ने इसी बात को चूज करने की कोशिश की थी, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस सक्सेसफुल हुआ था, और वो था बीस्ट गॉड दीतियान। सिर्फ दीतियान ही यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया था। इसी वजह से वो दुनिया का सबसे पावरफुल सोल बीस्ट बना। ये सुनकर हुआ युहाओ के दिल में एक्साइटमेंट और बढ़ गई। अगर दीतियान सक्सेसफुल हो सकता था, तो इसका मतलब ये बात इम्पॉसिबल नहीं था। उसने तुरंत पूछा, क्या आपने भी कभी ये मेथड ट्राई किया था? आइस एम्प्रेस ने सिर हिला दिया, नहीं, मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशंस ही नहीं थी। मैं कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहां सेकंड सोल कोर क्रिएट किया जा सके। लेकिन स्नो एम्प्रेस ने ये अटेम्प्ट किया था। स्नो एम्प्रेस का नाम सुनते ही हुआ युहाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल स्नो एम्प्रेस की आवाज़ सुनाई दी,
हाँ, मैंने ये मेथड ट्राई किया था। उसकी आवाज़ में अफसोस साफ महसूस हो रहा था। स्नो एम्प्रेस ने बताया कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो उसे दीथियान से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी स्ट्रेंथ कम से कम दीथियान के लेवल तक पहुंच जाती। लेकिन रियलिटी बहुत क्रूअल थी। वो फेल हो गई थी। फेलियर के बाद उसका ओरिजिन हेविली डैमेज हो गया था। उसने हायर रियम्स तक पहुंचने की अपनी कैपेबिलिटी खो दी थी और आखिर में उसे खुद को एम्ब्रियो स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। इसी इंसिडेंट की वजह से बाद में उसकी मुलाकात हुआ यूहाओ से हुई थी। ये सीक्रेट जानकर हुआ यूहाओ भी शॉक हो गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर होप भी जग गई, क्योंकि स्नो एम्प्रेस ने खुद इस बात पर चलने की कोशिश की थी और उसके पास वो एक्सपीरियंस था जो किसी और के पास नहीं था। स्नो एम्प्रेस ने फिर उसे सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग दी। उसने कहा कि दीथियान की सक्सेस सिर्फ उसकी विल पावर की वजह से नहीं थी। असली रीजन था उसका टेरिफाइंग गोल्डन डाइट ब्लैक ड्रैगन बॉडी। उसका फिजिकल बॉडी इतना पावरफुल था कि वो यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड के प्रेशर को सर्वाइव कर सका। इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर को पहले कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ता है और फिर उन्हें दोबारा परफेक्टली फ्यूज करना पड़ता है। ये प्रोसेस बॉडी पर अनइमेजिनेबल प्रेशर डालता है। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल, टेरिफाइंग कॉन्सेंट्रेशन और अपसर्ड फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। स्नो एम्प्रेस ने कहा कि हुआ यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर तो रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी मौजूद थी। वो एक ह्यूमन था और चाहे उसका टैलेंट कितना भी मॉन्स्ट्रस क्यों ना हो, उसका बॉडी कभी भी ट्रू सोल बीस्ट के फिजिकल बॉडी के बराबर नहीं हो सकता था। यही सबसे बड़ा रिस्क था। आखिर में स्नो एम्प्रेस ने उसे एक बार फिर देखा और सीरियस टोन में पूछा, यूहाओ, क्या तुम सच में ये बात चूज करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम फेल हुए तो उसकी कीमत तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा भयानक होगी। हुआ यूहाओ ने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा जवाब दिया कि चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो, वो इस मेथड को जरूर ट्राई करेगा। उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस था। उसने साफ कह दिया कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके गॉड बनने की जर्नी के लिए एक बहुत पावरफुल फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, और अगर फेल हो गया। यहाँ हुआ यूहाओ कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा फर्म हो गई। उसने कहा कि वो तब तक फेल नहीं होगा जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक कल्टीवेटर की डिटर्मिनेशन थी, क्योंकि डेथ बैरियर को तोड़ना कोई आम बात नहीं थी। अगर किसी के अंदर अपनी जान दांव पर लगाने की करेज और आयरन विल ना हो तो वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। हुआ यूहाओ की बात सुनते ही रूम में कंप्लीट साइलेंस छा गया। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस दोनों ही चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि हुआ यूहाओ ने अपना डिसीजन ले लिया है और अब उसे रोकना इम्पॉसिबल है। कुछ देर बाद स्नो एम्प्रेस ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि अगर हुआ यूहाओ इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है तो वो सब भी उसके साथ अपनी लाइव्स गैम्बल करने के लिए तैयार हैं। स्नो एम्प्रेस ने डिक्लेयर किया कि उन सभी 6 स्पिरिट्स की फुल सपोर्ट हुआ यूहाओ के साथ होगी। उनका मानना था कि अगर सब मिलकर उसकी हेल्प करें तो फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। उसने हुआ यूहाओ को सिर्फ कल्टिवेशन पर फोकस करने को कहा। बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेपरेशंस वो स्पिरिट्स खुद हैंडल करेंगी। इस बैटल में कोई भी अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटेगा। ये सुनकर हुआ यूहाओ ने सिर्फ हल्का सा हेड नॉट किया और अपनी आईज क्लोज कर ली, लेकिन उसने तुरंत कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं की। इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट में बिना प्रेपरेशन के आगे बढ़ना स्टूपिडिटी होती। इसीलिए सबसे पहले उसने अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज करना शुरू किया। एक कल्टीवेटर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन उसकी पावर नहीं बल्कि उसका माइंड होता है। जैसे ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, उसके बॉडी से डैजलिंग लाइट्स निकलने लगी। सबसे पहले स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस उसके बॉडी के अंदर से बाहर आई। दोनों ही उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट्स थी। उनके बाद स्टार एनीस, मिस्टीरियस आइस ग्रास, लिटिल बाई, स्काई ड्रीम आइस वर्म और मरमेड प्रिंसेस लिया भी एक एक करके अपीयर हो गई। अब हुआ यूहाओ के आसपास उसकी सारी 6 स्पिरिट्स इकट्ठा हो चुकी थीं। स्नो एम्प्रेस ने सबको देखा और मीटिंग स्टार्ट कर दी। उसने सबसे पहले सिचुएशन की सीरियसनेस समझाई। उसने कहा कि ये सिर्फ हुआ यूहाओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन सभी स्पिरिट्स के फ्यूचर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हुआ यूहाओ को कुछ हो गया तो उन सब की एग्जिस्टेंस भी डेंजर में पड़ जाएगी, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो सबको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसीलिए ये उन सबका कॉमन गोल था। स्नो एम्प्रेस की स्पीच सुनकर सभी स्पिरिट्स ने एक साथ हेड नॉट किया। सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्काई ड्रीम आइस वर्म था। वो लगभग उछलते हुए बोला कि वो इस दिन का बहुत सालों से वेट कर रहा था। अब जब हुआ यूहाओ फाइनली गॉडहुड की डायरेक्शन में इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा था तो वो अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस करने को रेडी था। लेकिन आइस एम्प्रेस ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने स्काई ड्रीम को वार्निंग दी कि इस बार अपनी सारी ओरिजिन पावर मत खर्च कर देना, क्योंकि पहले ही उसकी ओरिजिन हुआ यूहाओ के साथ डीपली फ्यूज हो चुकी थी। अगर उसने ज्यादा पावर कंज्यूम कर दी तो उसके लिए डेंजरस हो सकता था। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर स्काई ड्रीम आइस वर्म कुछ देर के लिए स्टन रह गया। जब उसने आइस एम्प्रेस की तरफ देखा तो आइस एम्प्रेस ने तुरंत नजरें हटा ली। ये सीन देखकर स्नो एम्प्रेस भी थोड़ी इरिटेट हो गई। उसने सीधा कह दिया कि आइस एम्प्रेस उसकी कंसर्न कर रही है और उसे इतना समझ लेना चाहिए। ये सुनकर स्काई ड्रीम आइस वर्म का पूरा बॉडी एक्साइटमेंट से कांप उठा, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार उसने कोई फनी कमेंट नहीं किया और चुपचाप हेड नॉट कर दिया। उसके बाद स्नो एम्प्रेस ने स्ट्रैटेजी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की। सबसे पहले उसने लिया को एक इंपॉर्टेंट टास्क दिया। क्योंकि हुआ यूहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर पहले से एक स्पिरिचुअल सोल कोर एग्जिस्ट करता था, इसीलिए लिया को उस सोल कोर को स्टेबल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो नए सोल कोर के इंटरफेरेंस को भी कंट्रोल करेगी। लिया ने बिना डिले के एग्रीमेंट दे दिया।
उसके बाद स्काई ड्रीम आइस वर्म को लिया का असिस्टेंट बनाया गया। स्नो एम्प्रेस ने उसे ऑर्डर दिया कि वो स्पिरिचुअल सी की सिचुएशन मॉनिटर करे और साथ ही हुआ युहाओ के फिजिकल बॉडी की कंडीशन पर भी नजर रखे। अगर बॉडी को लैप्स कर गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर स्नो एम्प्रेस ने आइस एम्प्रेस का हैंड पकड़कर सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। उसने कहा कि इस ऑपरेशन की मेन एंकर आइस एम्प्रेस होगी। रीजन बहुत सिंपल था, हुआ युहाओ अपना नया सोल कोड चेस्ट एरिया में क्रिएट करने वाला था और वही एरिया आइस एम्प्रेस स्कॉर्पियन टॉर्सो बोन का लोकेशन भी था। इसीलिए आइस एम्प्रेस सबसे सूटेबल चॉइस थी। स्नो एम्प्रेस खुद उसकी असिस्टेंस करेगी, साथ ही लिटिल बाय और स्टार अनीस भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये चारों स्पिरिट्स एक कॉमन चीज शेयर करती थी, अल्टीमेट आइस पावर। और इसी अल्टीमेट आइस एनर्जी की मदद से हुआ युहाओ का नया सोल कोड क्रिएट किया जाना था। स्टार अनीस को प्रोसेस स्टेबलाइज करने की ड्यूटी मिली, जबकि लिटिल बाय को हुआ युहाओ के बॉडी की प्रोटेक्शन का टास्क दिया गया। सभी स्पिरिट्स ने एक साथ लाउड वॉइस में अग्रीमेंट दिया। सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर स्नो एम्प्रेस ने पूरी बैटल स्ट्रेटेजी अरेंज कर दी थी। आखिर में उसने सभी स्पिरिट्स की तरफ देखा और एक फाइनल बात कही। उसने कहा कि इस मिशन में सब फेल हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं, क्योंकि अगर लीडरशिप ही टूट गई तो पूरा प्लान कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए सबको एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। स्नो एम्प्रेस की बात सुनकर पांचों स्पिरिट्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। सबने एक साथ अपनी डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस की। उसके बाद स्नो एम्प्रेस धीरे से हुआ युहाओ के पास गई और उसके शोल्डर पर हाथ रखा। हुआ युहाओ ने अपनी आंखें खोली और ग्रेटिट्यूड के साथ स्नो एम्प्रेस को थैंक्स कहा। उस पल उसकी आईज के अंदर मिस्ट जैसा हल्का फॉग नजर आ रहा था, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि इस डेंजरस जर्नी में वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी 6 पावरफुल स्पिरिट्स खड़ी थी, जो उसके लिए अपनी लाइफ तक सैक्रिफाइस करने को रेडी थी। और इसी सपोर्ट के साथ हुआ युहाओ अब अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस कल्टिवेशन शुरू करने वाला था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।